नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अली सर अड्डा 247 के सीयूटी हिंदी चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सीयूटी 2023 की तैयारी करने वालों मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग भूगोल के जो सेकंड बुक है उसके सेकंड हम लोग बात करें कि जो फर्स्ट चैप्टर है उसी के अंदर हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं बच्चे, वो प्रवास के प्रकार, उसके कारण और उसके परिणाम पे हम लोग क्या करने वाले बच्चे, चर्चा करने वाले हैं। एक वन शॉट में ही इसको हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चे, खत्म करने वाले हैं। इससे पहले जो जो बुक नंबर सेकंड का आप लोगों का बच्चे जो वन शॉट आया था, जिसमें हम लोगों ने चर्चा की थी जनसंख्या वितरण, ठीक है, उसमें घनत्व देखा, उसमें हम लोगों ने वृद्धि देखी और उसमें संगठन हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं किस पे बच्चे, तो प्रवास मतलब माइग्रेशन के टाइप्स हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, हम लोग उसके कॉसेस देखेंगे, कारण देखेंगे और उसके इम्पैक्ट देखेंगे, क्या उसके प्रभाव पड़े हैं। एक एक करके बारीकी से समझते हैं कि सबसे पहले तो हम लोग उसका बेसिक पे चर्चा करेंगे कि प्रवास क्या है या माइग्रेशन किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, देर नहीं करते हम लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें बच्चे सबसे पहले हम लोग प्रवास की, किसकी बात करें बच्चे, हम लोग प्रवास या माइग्रेशन की हम लोग बात करें। किसे प्रवास कहा जाता है? ठीक है, तो जनसंख्या के किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसने को प्रवास कहा जाता है। ठीक है बच्चे, प्रवास किसे कहा जाता है कि जो जनसंख्या होती है, जो पॉपुलेशन होती है, वो एक स्थान से, कहां से बच्चे, किसी एक स्थान से जाकर जब वह दूसरे स्थान पर जाकर बसती है तो उसे क्या कहा जाता है बच्चे, तो उसे प्रवास कहा जाता है या उसे माइग्रेशन कहा जाता है। ठीक है, तो भारत की जनगणना में प्रवास की जो गणना है बच्चे, वो दो आधारों पे की जाती है। जो हमारे यहाँ पे जनगणना की जाती है ना बच्चे, ठीक है, उसमें प्रवास की जो गणना की जाती है वो दो आधारों पे की जाती है। कितने आधारों पे की जाती है? तो दो आधारों पे की जाती है। कौन कौन से? तो एक तो जन्म का स्थान, कहां उसका जन्म हुआ है बच्चे, और दूसरा उसका निवास स्थान। ठीक है बच्चे, तो दो ही आधारों पे हमारे यहाँ पर जो हमारी जो सेंसस होती है, जनगणना होती है, उसमें प्रवास की गणना इन दो ही तरीकों से की जाती है, एक तो जन्म स्थान के आधार पे और एक निवास के आधार पे। आगे चल के चर्चा करें बच्चे, हम लोग इसमें देखें कि प्रवास की जो हम लोग बात करें तो प्रवास के हम लोगों को दो मुख्य प्रकार देखने को मिलते हैं। प्रवास के कितने प्रकार देखने को मिलते हैं बच्चे? हम लोगों को दो प्रकार देखने को मिलते हैं। पहला क्या? तो पहला हम लोगों को बच्चों इसका आंतरिक, एक पहला हम लोगों को इसका आंतरिक प्रवास देखने को मिलेगा, मतलब देश के भीतर होगा। देश के भीतर ही एक राज्य से दूसरे राज्य, या हम लोग बात कर लें ग्राम से शहर के बीच में देख लेंगे। तो जो देश के भीतर, ठीक है, जो जनसंख्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम लोगों को बच्चे जाती हुई दिखाई देगी ना, उसे क्या कहा जाएगा? उसे आंतरिक प्रवास कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा? आंतरिक प्रवास। वही एक होगा अंतरराष्ट्रीय प्रवास। ये अंतरराष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल हो जाएगा बच्चे, मतलब ये देशों से देशों के बीच में हम लोगों को देखने को मिलेगा। कहां देखने को मिलेगा? ये देश के बाहर और अन्य देशों से देशों के अंदर ये हम लोगों को देखने को मिलता है। तो दो प्रकार के प्रवास होते हैं। एक आंतरिक होता है जो किसी देश के अंदर ही, या तो गांव से शहर के बीच में होता है, या एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में हम लोगों को देखने को मिलता है। लेकिन एक प्रवास कैसा देखने को मिलता है बच्चे? तो हम लोगों को एक अंतरराष्ट्रीय प्रवास जो दो देशों के बीच में हम लोगों को संपन्न होता हुआ दिखाई देता है। इन दोनों को ही सबसे पहले बच्चे हम लोग बारीकी से समझेंगे। इन दोनों को ही हम लोग क्या करने वाले हैं? सबसे पहले विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करें बच्चे हम लोग आंतरिक प्रवास की। सबसे पहले किसकी चर्चा करें बच्चे हम लोग? के आंतरिक प्रवास क्या है। ठीक है, तो जब एक राष्ट्र के लोग उसी राष्ट्र के अंदर किसी स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उसे आंतरिक प्रवास कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए मैं आप लोगों को बताऊं बच्चे कि उत्तर प्रदेश के लोग मध्य प्रदेश में आकर बसने लगेंगे तो इसे क्या कहा जाएगा? आंतरिक प्रवास कहा जाएगा। फिर से सुन लें, अच्छे से सुन लो, आंख नाक कान मुंह सब खोल के सुन लो। आंतरिक प्रवास किसे कहते हैं? कि जब देश ही के अंदर, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जनसंख्या का पलायन होता है, ठीक है, वो जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर और जाके बस जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? आंतरिक। उदाहरण के तौर पे मैंने क्या लिया है यहाँ पर कि कोई उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति है या कोई जनसंख्या है, वो कहाँ के बस रही है? मध्य प्रदेश के अंदर आके बस रही है, तो ये कैसा प्रवास कहलाएगा? तो ये आंतरिक प्रवास हम लोगों को देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप लोग आंतरिक प्रवास के प्रकार भी देख सकते हो। क्या देख सकते हो बच्चों आप लोग? आंतरिक प्रवास के, क्या आंतरिक प्रवास के भी प्रकार, किन किन टाइप से आप लोगों को ये देखने को मिल सकता है। ठीक है, पहला तो आप लोग देख सकते हो ग्रामीण से ग्रामीण, मतलब गांव से गांव के बीच में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा? कि जनसंख्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम लोगों को जाती हुई दिखाई देती है। दूसरा क्या? ग्राम से शहर या नगर की तरफ। बच्चों जब रोजगार,
की तलाश में या हम लोग बात करें अपनी जीवन स्तर को सुधारने के लिए लोग जब गांव को छोड़कर नगर की ओर या शहर की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं तो ग्राम से या ग्रामीण से नगरी हम लोगों को प्रवास ये देखने को मिलता है। तो ये ग्रामीण से नगरी भी एक हम लोगों को आंतरिक प्रवास का प्रकार देखने को मिलता है। पहला क्या देखा बच्चे हम लोगों ने, ग्राम से गांव, मतलब गांव से ही गांव के बीच में हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, तो प्रवास देखने को मिलेगा। दूसरा क्या, गांव से नगर की तरफ हम लोगों को देखने को मिलेगा। तीसरा क्या है बच्चे, तो नगर से नगर की तरफ। ठीक है, एक शहर से दूसरे शहर जब हम लोगों को देखने को मिलता है कि पहले कोई दिल्ली में जॉब करता था लेकिन आगे चल के उसकी जॉब कहाँ लग गई, इंदौर में लग गई, तो दिल्ली छोड़ के वो कहाँ चला गया बंदा, तो इंदौर चला गया। तो ये शहर से शहर के बीच में हम लोगों को प्रवास देखने को मिलता है। ठीक है, और नगर से ग्रामीण की ओर। ठीक है बच्चे, जब जनसंख्या नगर से कहां आ जाती है बच्चे, ग्रामीण के अंदर आ जाती है, तो ये कैसा प्रवास कहलाता है, तो ये आप लोगों को ये भी एक आंतरिक प्रवास का प्रकार देखने को मिलता है। और ये आप लोगों ने देखा होगा कब बच्चे, कोरोना के दौरान। ये कोरोना के दौरान आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारे लोग, ठीक है, क्या कर गए, नगरों को छोड़कर, शहरों को छोड़कर कोरोना के दौरान कहां के बस गए, तो गांवों में आकर बस गए। ठीक है बच्चे, तो ये हम लोगों की बात हुई। ये आंतरिक जो प्रवास होता है ना बच्चे, ये उसके हम लोगों को प्रकार देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं बच्चे, हम लोगों को ये प्रकार देखने को मिलते हैं। अब बात करें कि अंतरराष्ट्रीय प्रवास, किसकी चर्चा करें बच्चे हम लोग, कि अंतरराष्ट्रीय प्रवास क्या होता है, किसकी चर्चा करें, अंतरराष्ट्रीय प्रवास। कि जब कोई व्यक्ति या समूह एक देश की सीमा को पार करके दूसरे देश की सीमा में प्रवेश करता है तो उसे अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहा जाता है। किसकी बात कर रहे हैं बच्चे हम लोग, कि अंतरराष्ट्रीय प्रवास क्या है, कि जब कोई एक व्यक्ति या समूह एक देश की सीमा को पार करके दूसरे देश की सीमा में प्रवेश कर जाता है तो उसे अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। ठीक है, वर्तमान समय में अंतरराष्ट्रीय प्रवास दो देशों के नियमों के अधीन ही संभव हो पाता है। सीधी बात है बच्चे कि दो देश हैं, जैसे हम लोग बात कर लें कौन कौन सी, तो भारत और बांग्लादेश। ठीक है बच्चे, भारत और बांग्लादेश। ठीक है, ये भारत है और ये क्या है, बांग्लादेश की बात कर लें तो बांग्लादेश से किसी को भारत आना है, ठीक है, कहाँ आना है, भारत के अंदर, और आते भी हैं। जैसे चकमा शरणार्थियों की बात कर लें, रोहिंग्या का आप लोगों ने देखा हो, तो ये भारत में आते हैं, ये भी प्रवास करते हैं ना, तो दो देशों के। लेकिन ये जो प्रवास होता है ना, ये दो देशों के बीच में कुछ नियम होते हैं, उनका पालन करके ही संभव हो पाता है। ठीक है बच्चे, तो जब बांग्लादेश के जो लोग हैं भारत में आके बसेंगे, या भारत के कोई लोग हैं जब बांग्लादेश में जाके बस हम लोगों को बसते हुए दिखाई देंगे, तो ये कैसे प्रवासी कहलाएंगे, ये तो अंतरराष्ट्रीय हम लोगों को ये प्रवास देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चे, तो ये आप लोगों ने दो प्रकार यहाँ पर देखे अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़े, अब बात करें प्रवास के कारक। ठीक है बच्चे, किसके कारक, प्रवास के कारक, या हम लोग बात कर लें कि जो प्रवास है ना, इसके हम लोगों को कारण क्या देखने को मिलते हैं। ठीक है बच्चे, किसकी हम लोग बात करें तो प्रवास, चलिए, तो प्रवास के कारक की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं, प्रवास के कारक। ठीक है, कारक मतलब कारण हम लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले प्रतिकर्ष कारक, पहला कारक कौन सा है बच्चे, तो प्रतिकर्ष कारक, और दूसरा कारक हम लोगों को देखने को मिलता है अपकर्ष कारक। अपकर्ष और प्रतिकर्ष कारक क्या होते हैं, जो प्रवास के हम लोगों को कारक देखने को मिलते हैं, इनको हम लोगों को समझना आवश्यक है। ठीक है बच्चे, तो क्या है वे कारण, ठीक है बच्चे, वे कारण जो लोगों को निवास स्थान अथवा उद्गम को छुड़वाने के कारण बनते हैं। ठीक है बच्चे, ऐसे कारण जो निवास को छुड़ाने के लिए बाध्य करते हैं, अर्थात अपने उद्गम जहां वो पैदा हुआ है उसको छोड़ने के लिए बाध्य करते हैं। ठीक है, तो प्रतिकर्ष कारक होते हैं। ठीक है बच्चे, तो ऐसे कारक किसकी बात कर रहे हैं, जो निवास स्थान जहां वो बचपन से रहता आ रहा है, अर्थात जहां से उसका उद्गम हुआ है, उसको छोड़ने के कारण बनते हैं, उसे क्या कहा जाता है बच्चे, तो उसे कहा जाता है प्रतिकर्ष कारक। ठीक है, तो ऐसे आप लोग देखोगे ना, तो जैसे हम लोग बात करें भारत में लोग ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में मुख्यतः किसके लिए बच्चे, गरीबी, बेरोजगारी, कृषि भूमि पर जनसंख्या के भरण पोषण का अधिक दबाव, अवसंरचनात्मक असुविधाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, परिवहन, मनोरंजन इत्यादि के अभाव के कारण प्रवास करते हैं। ठीक है बच्चे, तो प्रतिकर्ष कारक कौन कौन से होते हैं बच्चे, तो प्रतिकर्ष कारक वे कारक होते हैं जैसे कि किसी को गरीबी दूर करना है, ठीक है, किसी को शिक्षा हासिल करना है, किसी को मनोरंजन के साधनों को अच्छा करना है,
ठीक है, उसे बिजली, परिवहन, मनोरंजन, स्वास्थ्य, तमाम जो अवसंरचनात्मक व्यवस्थाएं हैं इनको प्राप्त करना है, तो वो क्या कर देगा बच्चे, तो वो अपना प्रवास, ठीक है बच्चे, क्या करेगा, वो अपना प्रवास चेंज कर देगा, मतलब वो कहां, गांव से शहरों की ओर चला जाएगा। तो ऐसे जो गरीबी, ठीक है, वो जनसंख्या के अत्यधिक भर, मतलब भूमि पर अत्यधिक जो भरण पोषण के कारण जो एक घर में बहुत ज्यादा लोग होते हैं तो उसमें से कुछ लोग शहर की ओर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये तमाम जो कारण है ना बच्चे, यहां मैंने आप लोगों को बताए, ये कारण हम लोगों को देखने को मिलते हैं किसके, प्रतिकर्ष कारक बनते हैं किसके, प्रवास के। प्रतिकर्ष मतलब जो अपने मूल निवास स्थान को छोड़ने के लिए बाध्य कर देते हैं लोगों को, ठीक है। चलिए, इनके अलावा पर्यावरणीय कारक जैसे प्राकृतिक आपदाओं, जैसे बाढ़ आ जाना गांव के अंदर, सूखा आ जाना, चक्रवात आ जाना, भूकंप, ये भी, तथा कुछ राजनीतिक अस्थिरता, अशांति, स्थानीय संघर्ष भी प्रतिकूल परिस्थितियां हम लोगों को देखने को मिलती हैं किसके, प्रतिकर्ष कारक के। तो प्रतिकर्ष कारक समझ में आया बच्चों, प्रतिकर्ष कारक कैसे कहते हैं, सुनना आप लोग अच्छे से। प्रतिकर्ष कारक वे कहलाते हैं जिसमें जो मनुष्य होता है ना, वो अपने मूल निवास स्थान या अपने उद्गम स्थल को छोड़ने के लिए बाध्य होता है। ये होता क्यों है बच्चे, तो जब उसको गरीबी होती है, ठीक है, बेरोजगारी होती है, ठीक है, शिक्षा, मनोरंजन, अवसंरचनात्मक सुविधाओं की बात करें हम लोग, स्वास्थ्य की बात कर लें, परिवहन, जब ये चीजें उसको प्राप्त करना होती है ना, तो वो हम लोगों को देखने को मिलता है कि ये प्रतिकर्ष कारक बनता है किसका, प्रवास का, ठीक है। प्रवास का मतलब तो समझ ही चुके हैं, जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जनसंख्या का पलायन होता है तो यह क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। लेकिन इसके अतिरिक्त और कौन कौन से कारण हैं जो प्रतिकर्ष कारक बनते हैं जनसंख्या के पलायन के, तो पर्यावरणीय कारक है, जैसे कि किसी गांव के अंदर क्या आ गई बच्चे, बाढ़ आ गई, गांव के अंदर क्या आ गई, बाढ़ आ गई, तो बाढ़ आ गई तो लोग कहां, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या कर जाएंगे, प्रवास कर जाएंगे। दूसरा क्या, सूखा पड़ रहा, लगातार 3-4 साल से सूखा पड़ गया, खेती अच्छी नहीं हो रही है, तो तब भी लोग हम लोगों को क्या करते हुए दिखाई देंगे, तो वो पलायन करते हुए दिखाई देंगे, वो हम लोगों को प्रवास या माइग्रेशन करते हुए दिखाई देंगे, ठीक है बच्चे। भूकंप आ जाना बच्चे गांव के अंदर, या कुछ राजनीतिक ऐसी घटना घट गई जिससे गांव में अस्थिरता आ गई, ठीक है, अशांति आ गई, दंगे होने लगे, सांप्रदायिक दंगे होने लगे, तो गांव के लोग शहर की ओर या किसी और अन्य स्थान पर हम लोगों को बसते हुए दिखाई देंगे, तो तब भी प्रवास हो सकता है। और ये सब कारक कौन से दिखाई देते हैं बच्चे, तो प्रतिकर्ष कारक के हम लोगों को उदाहरण देखने को मिलते हैं। सीयूटी आप लोगों से यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चे कि कौन निम्न में से प्रतिकर्ष कारक के उदाहरण हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखें अच्छे से कि कौन कौन से कारण हैं जो प्रतिकर्ष कारक बनते हैं किसके, जनसंख्या के प्रवास के, ठीक है। चलिए, अब बात करें हम लोग अपकर्ष कारक, किसकी बात करें, अपकर्ष कारक कौन से वे हम लोगों को देखने को मिलते हैं, कैसे कारक हैं, तो ये प्रवास के वे कारक हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, लोग ग्रामों से नगर की ओर आकर्षित होते हैं, ठीक है बच्चे। इसमें क्या होता है बच्चे, इस अपकर्ष कारक में कि जो लोग होते हैं, लोगों को ये आकर्षित करते हैं किस ओर, तो गांवों से नगरों की ओर, ठीक है बच्चे। गांवों को छोड़कर लोग जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जैसे महानगरों में रोजगार के बेहतर अवसर, नियमित काम का मिलना, ऊंचा वेतन, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, मनोरंजन इत्यादि सुविधाओं को उपलब्ध होने के कारण ये क्या कर जाते हैं, प्रवास कर जाते हैं। लोग अपने जीवन स्तर को सुधारने के लिए, किसको बच्चे, जीवन स्तर को सुधारने के लिए, ठीक है, जो शहरों की चकाचौंध होती है, ठीक है, उसको प्राप्त करने के लिए जब लोग प्रवास करते हैं तो ऐसा प्रवास क्या कहलाता है, तो अपकर्ष हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, तो ये अपकर्ष प्रवास हम लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है बच्चे। तो ये हम लोगों ने बात की यहाँ पर प्रवास के कारकों की। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे, हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। अब देखो आप लोग इसमें कि जो प्रवास है, प्रवास करने के कोई 5 कारक देखेंगे हम लोग, ठीक है बच्चे। प्रवास मतलब समझते हो आप लोग, जनसंख्या, माइग्रेशन, एक स्थान से दूसरे स्थान, तो क्यों जाती है, इसके 5 कारक हैं, ठीक है बच्चे। इसके कितने कारक देखेंगे हम लोग, 5 कारक देखेंगे। सबसे पहला तो हम लोग आर्थिक देखेंगे। सबसे पहले कौन सा कारक देखेंगे, जिससे जनसंख्या एक स्थान से पलायन करके दूसरे स्थान पर चली जाती है, इकोनॉमी, किसकी चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है। इकोनॉमी भी एक कारक बनती है प्रवास का, तो उसी पे हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। ग्रामीण इलाकों में ज्यादातर लोग खेती पर निर्भर करते हैं तथा सीमित कृषि भूमि पर जनसंख्या क्या करती है, अधिक दबाव होने से सभी को रोजगार नहीं मिल पाता है, रोजगार के अन्य अवसर भी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। नगर की सुविधाओं और आर्थिक अवसरों से आकर्षित होकर लोग नगरों की ओर आकर बस जाते हैं।
उद्गम स्थल पर बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी इत्यादि प्रतिकर्ष कारक लोगों को अपना निवास स्थान छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये आर्थिक कारक है। क्या है बच्चे? आर्थिक कारक है किसके? प्रवास के। कि जब जो भूमि होती है गांव के अंदर, उसमें 10 लोगों एक छोटे से भूमि के टुकड़े पर निर्भर होते हैं और भूमि उन लोगों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाती है, तो लोग, घर के कुछ लोग क्या कर जाते हैं? शहर की ओर पलायन कर जाते हैं। तो आर्थिक स्थिति भी प्रवास का कहीं ना कहीं हम लोगों को कारण बनती हुई दिखाई देती है। ठीक है, अब बात करें हम लोग दूसरा कारक क्या है, तो अवसंरचनात्मक कारक है। दूसरा कारक क्या है बच्चे? तो दूसरा हम लोगों को अवसंरचनात्मक कारक देखने को मिलता है। क्या? तो ग्रामीण इलाकों में शिक्षा, मुख्य रूप से उच्च शिक्षा का अभाव रहता है। ठीक है बच्चे, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, परिवहन, मनोरंजन, उच्च जीवन स्तर हेतु आवश्यक सुख सुविधाओं की कमी लोगों को प्रवास करने हेतु क्या करती है बच्चे? मजबूर करती है। बच्चे अवसंरचनात्मक हम लोग प्रवास की बात कर, मतलब सीधी बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है ना बच्चे, ये भी गांव के अंदर ना मिल पाना। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आधारभूत सुविधाओं का गांव के अंदर ना होना। और आधारभूत सुविधाएं क्या होती है बच्चे? तो जो शिक्षा है, उच्च शिक्षा है, ठीक है, गांव के अंदर आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती। ठीक है, स्वास्थ्य गांव के अंदर अच्छा उपलब्ध नहीं हो पाता, स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती। ठीक है, रोजगार गांव के अंदर उपलब्ध नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये तमाम कारण बनते हैं। परिवहन नहीं मिल पाता बच्चे, अच्छा मनोरंजन नहीं मिल पाता, उच्च जीवन स्तर नहीं मिल पाता, ये सब अवसंरचनात्मक कारण बनते हैं। ये सेकंड हम लोगों को कारण देखने को मिलता है किसके? प्रवास का। ठीक बच्चे, इतना अच्छे से समझ में आया आप लोगों को? तीसरा बात करें हम लोग सामाजिक कारक। तीसरा किसकी बात करें? सामाजिक कारक की बात करें। सामाजिक कारक मतलब हम लोग बात करें तो सांस्कृतिक कारक, सामाजिक कारक, परंपराओं के चलते प्रत्येक लड़की को विवाह के पश्चात अपने ससुराल में जाकर रहना होता है, जिसके कारण स्त्री जनसंख्या को प्रवास करना पड़ता है। ठीक है बच्चे, सामाजिक कारक में यहां पर हम लोगों ने चर्चा कर रहे हैं बच्चे इसमें कि जो लड़की है, ठीक है, वो जब विवाह करके चली जाती है, ठीक है, तो उसको कहीं ना कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या कर जाना पड़ता है? प्रवास करना पड़ता है। ठीक है बच्चे, तो प्रत्येक लड़की को विवाह के पश्चात, ठीक है, अपने ससुराल में जाकर रहना होता है, जिसके कारण स्त्री जनसंख्या को, ठीक है, प्रवास कहीं ना कहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सामाजिक कारक हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़े बच्चे, अब देखो राजनीतिक कारक किसकी बात करें? अगला कारक कौन सा आ रहा है? तो राजनीतिक कारक आ रहा है। राजनीतिक कारक में हम लोग चर्चा करें राजनीतिक कारक, तो बच्चों देखो राजनीति में क्या होता है ना, तो युद्ध, कभी युद्ध हो जाता है दो देशों के बीच में, जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, रसिया यूक्रेन के बीच में। ठीक है, अशांति हो जाती है, ठीक है, युद्ध होगा तो अशांति तो होगी ना बच्चे, अशांति हो जाती है। ठीक है, स्थानीय संघर्ष हो जाता है। स्थानीय संघर्ष जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर, कहाँ देखो बच्चों? जम्मू कश्मीर के अंदर आप लोग देखोगे तो स्थानीय संघर्ष, ठीक है, स्थानीय संघर्ष। और राजनीतिक अस्थिरता जातीय या धार्मिक दंगों के चलते, धार्मिक दंगे मतलब हिंदू मुसलमान हो जाए, हिंदू सिख हो जाना, ठीक है, धार्मिक दंगे हो जाना के चलते सुरक्षा की कमी के कारण लोग अपने घरों को छोड़कर अन्य सुरक्षित स्थानों की ओर प्रवास करते हैं। ठीक है बच्चे, तो राजनीतिक कारक भी हैं। राजनीतिक कारक क्या है बच्चे? कि जब युद्ध की स्थिति पनप जाए, ठीक है, अशांति उत्पन्न हो जाए, ठीक है बच्चे, इसके अतिरिक्त हम लोगों को देखने को मिलता है कि स्थानीय संघर्ष उत्पन्न हो जाए, या और भी कोई हम लोगों को राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो जाए, जैसे धार्मिक दंगे उत्पन्न हो जाएं, इसके कारण भी फिर जनता क्या करती है? तो वो एक शांति पूर्ण एक स्थान ढूंढती है, जहां शांति हो। तो सीधी सी बात है, जहां अशांति उत्पन्न होती है जिस स्थान पर, तो अशांति होती है, तो वहां से भी जनसंख्या क्या कर जाती है? पलायन कर जाती है। ऐसा हम लोगों ने कहा देखा? भारत के अंदर, तो कश्मीर के अंदर देखा। कश्मीर में आप लोग देखो बच्चों, 1991-92 में आप लोग देखोगे तो कश्मीरी पंडित, उन्होंने बड़े पैमाने पर वहां से क्या किया बच्चे? पलायन किया। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, उदाहरण के लिए आतंकवाद के कारण कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडितों का मजबूरन देश के अन्य भागों में क्या करना पड़ा था बच्चे? पलायन उनको करना पड़ा था, या प्रवास उनको करना पड़ा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्राकृतिक और पर्यावरणीय कारक भी है। प्राकृतिक या पर्यावरणीय कारक की हम लोग बात करें तो कोई प्राकृतिक आपदाएं, जैसे बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, या कोई सुनामी आ गई, या कोई चक्रवात आ गया बच्चे, या कोई सूखा पड़ गया, ठीक है, तो घटित होने के कारण जो प्रभावित क्षेत्र होता है, वहां से लोग सुरक्षित स्थानों पर चले जाते हैं। ठीक है बच्चे, तो प्राकृतिक
हम लोग बात करें, ये भी एक कारक बनता है किसका बच्चे, तो प्रवास का। क्या, तो जब सूखा पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, सुनामी आ जाए, भूकंप आ जाए, तो इन स्थिति में भी वहां के लोग किसी सुरक्षित स्थान में हम लोगों को प्रवास करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे से इसको एंजॉय कर पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए आगे देखो, अब प्रवास के परिणाम, अब किस पे चर्चा करें बच्चे हम लोग, प्रवास के परिणाम पे चर्चा करें। ठीक है बच्चे, किस पे चर्चा करें हम लोग, प्रवास के परिणाम पे। ठीक है, तो परिणाम पे पहले तो आप लोग ये देख लो कि परिणाम में हम लोग आर्थिक परिणाम देखेंगे। ठीक है बच्चे, हम लोग इसके जननांकीय परिणाम देखेंगे, जनसंख्या पर, सामाजिक परिणाम देखेंगे, ठीक है, पर्यावरणीय परिणाम देखेंगे, और कुछ अन्य परिणाम देखेंगे जो स्त्रियों पर प्रभाव डालेंगे। ठीक है, तो बच्चों आर्थिक परिणाम को हम लोग कैसे देखेंगे, तो सकारात्मक क्या पढ़ेंगे और नकारात्मक क्या पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, क्योंकि परिणाम होंगे ना तो नेगेटिव भी होंगे और पॉजिटिव भी होंगे। ऐसे ही हम लोग जननांकीय परिणाम भी कैसे देखेंगे, सकारात्मक देखेंगे और नकारात्मक। ऐसे सामाजिक परिणाम भी देखेंगे, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार से हम लोगों को ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चे, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो, सबसे पहले प्रवास के परिणाम में सबसे पहले बच्चों आर्थिक परिणाम आ रहे हैं। सबसे पहले कौन सा परिणाम आ रहा है, आर्थिक परिणाम आ रहे हैं। सबसे पहले सकारात्मक। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आर्थिक परिणाम में मैं क्या बताऊंगा आप लोगों को, सकारात्मक परिणाम और नकारात्मक परिणाम। तो जब प्रवास होगा ना बच्चे, प्रवास हो गया, ठीक है, प्रवास होने के बाद जब वहां पर वो रहे, ठीक है, और प्रवास कौन कौन सा बच्चे, वो आंतरिक प्रवास भी होगा, आंतरिक मतलब देश के अंदर होना, और अंतरराष्ट्रीय प्रवास दोनों आ गए। ठीक है, तो ये प्रवास हुआ ना, इस प्रवास से हम लोगों को जो परिणाम देखने को मिलता है वो किस प्रकार का देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले सकारात्मक परिणाम देखेंगे, पॉजिटिव हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब देखो, उद्भव क्षेत्र से प्रवासियों द्वारा भेजी गई राशि से लाभ प्राप्त करता है। ठीक है बच्चे, जो उद्भव क्षेत्र से प्रवासियों द्वारा भेजी गई राशि से क्या होता है, लाभ। अब कोई अंतरराष्ट्रीय प्रवास कर गया, मतलब कोई दूसरे देश चला गया, कोई दुबई चला गया, अब वो वहां से पैसे भेजेगा, तो जो यहाँ जब उसके घर वाले रह रहे हैं वो क्या प्राप्त करेंगे बच्चे, लाभ प्राप्त करेंगे। ठीक है, जो अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुंडिया मतलब जो फंड भेजते हैं वो घर में, विदेशी विनिमय के प्रमुख स्त्रोतों में से एक हम लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है बच्चे, मैंने यही बताया आप लोगों को कि कोई घर का व्यक्ति है जो कहाँ प्रवास कर गया, तो वो विदेश चला गया, अमेरिका चला गया, लंदन चला गया, और वहां से वो पैसे जब कमा के भेजेगा तो सीधी बात है वो किस में आएंगे, डॉलर में आएंगे। तो ये इस प्रकार की जो हुंडियां आएंगी, ठीक है, ये भारत के विनिमय के लिए हम लोगों को एक प्रमुख स्रोत बनती हुई दिखाई देगी, क्योंकि भारत सरकार फिर जो पेट्रोल खरीदेगी, ठीक है, जो दूसरी भी जो डील करती है भारत सरकार देशों के साथ में, तो वो डॉलर में ही करती है, तो भारत सरकार को बड़ा लाभ होता है इस प्रकार के प्रवासों से। ठीक है, चलिए अब देखो, पंजाब, केरल, तमिलनाडु अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों से महत्वपूर्ण राशि प्राप्त करते हैं। ठीक है बच्चे, देखो पंजाब के बड़ी तादाद में लोग कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, अमेरिका में हम लोगों को जाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, ऐसा ही केरल का भी है, ऐसे तमिलनाडु। तो बच्चों ये जो लोग हम लोगों को कहाँ जाते हुए दिखाई देते हैं, विदेशों में जाते हुए दिखाई देते हैं, और वहां कमा के वापस अपने घर पैसा भेजते हैं ना, तो घर वालों की आर्थिक स्थिति सुधरती है, उसके साथ साथ में भारत सरकार को भी उससे क्या होता है, फायदा होता है। ठीक है, चलिए, तो राशि प्राप्त करते हैं। यह रकम उद्गम क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। ठीक है बच्चे, वो पैसा जब घर आता है तो घर के लोग, ठीक है, वहां अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारते हैं। ठीक है, अपना पक्का मकान बनाते हैं, जिससे मार्केट में क्या आता है, फ्लो आता है। ठीक है, घर बनाएंगे, दूसरी फिर घर बनाएंगे, तो फिर एक पूरी श्रृंखला बन जाती है वहां पर बच्चे पैसे के फ्लो की। ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं हम लोग सकारात्मक देखें ना किसको, प्रवास को, तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों को बेनिफिट देता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन इसके नकारात्मक प्रभाव भी हम लोगों को देखने को मिलेंगे, जो आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, प्रवासियों द्वारा भेजी गई राशि का उपयोग भोजन, ठीक है, ऋणों की अदायगी, उपचार, विवाह, बच्चों की शिक्षा, कृषि में निवेश इत्यादि के लिए भी किया जाता है। ठीक है बच्चे, वही बात हुई, प्रवासी जो पैसा भेजेंगे, ठीक है, उनकी राशि का उपयोग भोजन में किया जाएगा, ऋणों की अदायगी में पैसा, ठीक है, उपचार में किया जाएगा, इलाज में, विवाह, बच्चों की शिक्षा, ठीक है, कृषि में निवेश इत्यादि में किया जाएगा। ठीक है, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश इत्यादि के हजारों निर्धन गांवों की अर्थव्यवस्था के लिए यह रकम जीवनदायक रक्त का काम करती है। ठीक है बच्चे, जो बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश जैसे जो गरीब राज्य हैं,
ठीक है, वहां पर हम लोगों को जब इस प्रकार का क्या होता हुआ दिखाई देता है बच्चे, प्रवास हम लोगों को होता हुआ दिखाई देता है, तो ये वहां के लिए हम लोगों को बड़ा ही लाभदायक सिद्ध होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, हरित क्रांति की सफलता के पीछे भी प्रवासी श्रम शक्तियों की हम लोगों को बहुत बड़ी भूमिका देखने को मिलती है। तो बच्चों ये कुछ सकारात्मक परिणाम थे किसके, कि जब प्रवास हो गया, प्रवास होने के बाद उससे हम लोगों को, ठीक है, किस प्रकार का आर्थिक हम लोगों को फायदा पहुंचा है, तो ये सब उसके हम लोगों को क्या देखने को मिलते हैं, परिणाम देखने को मिलते हैं सकारात्मक। अब चर्चा करें हम लोग आर्थिक परिणाम जो हुए ना किसके, प्रवास के, तो उसके नकारात्मक परिणाम क्या हुए। ठीक है, नकारात्मक परिणाम तो होंगे, किसी चीज के सकारात्मक है तो नकारात्मकता तो उसमें होगी ही। ठीक है, तो देखो अनियंत्रित प्रवास ने भारत के महानगरों को अति संकलित कर दिया है। ठीक है बच्चे, अब देखो नकारात्मक क्या होगा, तो बड़ी तादाद में गांव के लोग शहर में आ जाएंगे, महानगरों में आके बसेंगे। जैसे आप लोग देखो बंबई को देखो, आप लोग दिल्ली को देखो, ठीक है, और भी कई सारे नगर हैं ऐसे। तो वहां पर क्या होता है ना बच्चे, अनियंत्रित, ठीक है, अनियंत्रित प्रवास हो जाता है। और अनियंत्रित प्रवास होता है ना, तो महानगरों में हम लोगों को, ठीक है, झुग्गी झोपड़ियों की व्यवस्था देखने को मिलती है। जैसे आप लोग बंबई के अंदर धारावी को देखोगे आप लोग, ठीक है, तो व्यवस्था भी हम लोगों को कहीं ना कहीं उत्पन्न होती हुई दिखाई देती है। ठीक है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, दिल्ली जैसे नगरों में गंदी बस्तियां, ठीक है, स्लम एरियो का विकास हम लोगों को अनियंत्रित प्रवास का एक नकारात्मक परिणाम देखने को मिलता है। मैंने यही बताया बच्चों आप लोगों को कि महानगरों के अंदर जब जनसंख्या बड़ी तादाद में बढ़ती है ना, प्रवास करती है गांव से, ठीक है, तो हम लोगों को गंदी बस्तियों की समस्याओं का, ठीक है, कहीं ना कहीं गंदी बस्तियों की समस्या उत्पन्न होती हुई दिखाई देती है। जैसे मैंने आप लोगों को धारावी का नाम बताया, कहां पर, बंबई में। ठीक है चलिए, इन राज्यों में रोजगार के अवसरों पर दबाव भी बढ़ रहा है। ठीक है, जब जनसंख्या बड़ी तादाद में गांव से शहरों के, महानगरों की ओर पलायन करती है, तो इन जो नगर होते हैं इन पर रोजगार के अवसरों का भी क्या बढ़ता जाता है बच्चे, दबाव बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने आर्थिक क्या देखे बच्चे, परिणाम के अंतर्गत सकारात्मक भी देखे। क्या देखे हम लोगों ने बच्चे, सकारात्मक चर्चा की, और हम लोगों ने किसकी बात की यहाँ पर, नकारात्मक की चर्चा की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। अब देखें जननांकीय परिणाम देखेंगे, कैसे परिणाम देखेंगे, ठीक है, जननांकीय परिणाम देखेंगे। इसमें सकारात्मक भी होंगे, इसमें सकारात्मक होंगे, और इसी में क्या होंगे, नकारात्मक होंगे। सबसे पहले सकारात्मक देख लें। प्रवास से देश के अंदर जनसंख्या का पुनर्वितरण होता है। ठीक है बच्चे, ये सकारात्मक परिणाम है किसका, जननांकीय परिणाम का। ठीक है, नगरों के विकास में गांवों से नगरीय क्षेत्रों की ओर प्रवास का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है बच्चे, ये भी एक सकारात्मक है। नगरों में दक्ष, कुशल, अकुशल श्रमिकों का आगमन होता है। जनसंख्या में अर्जक जनसंख्या के अनुपात में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, पैसा कमाने वाली जनसंख्या में हम लोगों को वृद्धि होती हुई दिखाई देती है। ये सकारात्मक परिणाम है। ठीक है, नकारात्मक देखो तो ग्रामीण क्षेत्रों से कुशल और योग्य युवा वर्ग के प्रवास से ग्रामीण क्षेत्रों के जननांकीय संगठन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। देखो बच्चों, गांव के अंदर, ठीक है, हालत खराब हो जाती है जब गांव के ही जो कुशल युवा होते हैं और शहर में आ जाते हैं, तो गांव में हम लोगों को इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है कि गांव की जननांकीय संगठन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ जाता है। ठीक है, बाह्य प्रवास से उत्तरांचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश व पूर्वी महाराष्ट्र में आयु व लिंग संरचना में गंभीर असंतुलन उत्पन्न हो गया है। ठीक है, बाह्य प्रवास से, ठीक है, मतलब हम लोग बात करें तो बाह्य मतलब अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में ऐसा ही असंतुलन गंतव्य राज्यों में भी उत्पन्न हो गए हैं। ठीक है बच्चे, तो राज्यों के अंदर भी हम लोगों को ऐसी समस्या उत्पन्न हुई है, और जो बाह्य प्रवास है उससे भी इस प्रकार की समस्या से हम लोगों को उत्पन्न होती हुई दिखाई देती है। चलिए आगे बात करें सामाजिक परिणाम। आगे कौन से परिणाम की बात करें, सामाजिक परिणाम क्या निकले। ठीक है, प्रवास होने के, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास और आंतरिक प्रवास के। सबसे पहले सकारात्मक की बात करें, सकारात्मक की, तो प्रवासी सामाजिक परिवर्तन के अभिकर्ताओं के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, प्रवासी सामाजिक परिवर्तन के अभिकर्ताओं के रूप में कार्य करते हैं, ये एक सकारात्मक परिणाम है। ठीक है, नवीन प्रौद्योगिकियों, परिवार नियोजन, बालिका शिक्षा इत्यादि से संबंधित नए विचारों का नगरों से गांवों में प्रचार प्रसार हुआ है। ठीक है बच्चे, ये भी एक सकारात्मक परिणाम है कि ठीक है, नई टेक्नोलॉजी हम लोगों को आती हुई दिखाई दी है, जिससे इस नई टेक्नोलॉजी का शहरों से गांवों की ओर पलायन हुआ है। ठीक है, इस किसके माध्यम से, तो इस प्रवास के माध्यम से हो पाया। जो प्राचीन काल में बालिका शिक्षा को सही नहीं माना जाता था, ज्यादा पढ़ाते नहीं थे, उसको ये माना जाता था कि उपभोग की वस्तु है, ये
चूल्हा जलाने के लिए काम की है इस टाइप से। लेकिन अब शहरों से क्या हुआ ना कि बालिका शिक्षा को प्रमोट किया गया, तो अब गांव में भी हम लोगों को देखने को मिलता है कि लड़कियों को पढ़ाया जाने लगा है। ठीक है, तो बालिका शिक्षा की भी हम लोगों को, और परिवार नियोजन, देखो गांव के अंदर पहले परिवार नियोजन की कोई व्यवस्था नहीं होती थी, 8-8 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब देखो हम दो हमारे दो अलग कंसेप्ट आने लगा है। तो ये कब संभव हो पाया कि जब नगरों के अंदर जनसंख्या आई और वहां जब उन्होंने देखा कि भैया हम इतना पैसा कमाते हैं और बहुत सारे बच्चे पैदा कर लेंगे, तो उनको कैसे उनका भरण पोषण करेंगे। तो गांव शहरों से गांव के अंदर हम लोगों को इस प्रकार की चीजें आती हुई दिखाई देती है। तो ये सकारात्मक परिणाम हम लोगों को देखने को मिलते हैं। विभिन्न संस्कृतियों का मिश्रण हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, प्रवास के द्वारा विभिन्न संस्कृतियों के लोगों का मेलजोल बढ़ जाता है। ठीक है बच्चे, प्रवास के कारण ही जैसे कोई गांव से शहर के बीच में गया, ठीक है, शहर में 4 अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं। जैसे मैं उदाहरण लूँ कहाँ का, दिल्ली में कोई व्यक्ति आता है तो दिल्ली से मध्य प्रदेश के बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा, ठीक है, इसे उत्तर प्रदेश के रेवांचल, बघेलखंड, बुंदेलखंड। तो जब इस अलग अलग कल्चर के लोग एक जगह पर आकर बसते हैं तो संस्कृतियों का क्या होता है बच्चे, तो संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है, मेलजोल उसमें बढ़ता है। ठीक है, ये भी एक सकारात्मक है। लोगों की मानसिकता व्यापक होती है और विचारों में खुलेपन आता है। ठीक है बच्चे, ये आप देखो ना, जब 4 अलग अलग जगह के लोग आके जब मिलते हैं तो उसकी जो मानसिकता है उसमें भी क्या आता है बच्चे, तो उसकी मानसिकता का भी हम लोगों को उसका व्यापक विस्तार होता हुआ दिखाई देता है, और वो और अधिक हम लोगों को खुलेपन हम लोगों को उसकी विचारों में आता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि वो आसानी से एनालिसिस करने लग जाता है उसके बाद। तो ये कुछ समाज के सामाजिक परिणामों में कुछ सकारात्मक परिणाम थे बच्चे प्रवास के। अब नकारात्मक क्या हुए, ठीक है, नकारात्मक क्या होगा, तो गुमनामी के कारण लोग अकेलापन महसूस करते हैं। ठीक है बच्चे, अब देखो शहरों में क्या होता है ना बच्चों, अब कोई गांव से आ गया बच्चे, तो शहर में आ गया, लेकिन वहां आप लोग देखो लोगों को अपने अपने कामों से मतलब होता है। 5 बजे 6 बजे छुट्टी हुई, घर चले गए, तो वहां कमरे पे अकेले पड़े रहो। लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता, गांव में तो रात को महफिल सज रही 6 बजे से 10 बजे तक तो अलग माहौल होता है। तो यहाँ देखोगे ना तो अकेलापन महसूस होता है, तो एक नकारात्मक परिणाम है। प्रवासी समाज से कटकर अकेले पड़ जाते हैं। ठीक है बच्चे, प्रवासी क्या होते हैं, समाज से कटकर अकेले पड़ जाते हैं, जो मैंने आप लोग बताया। प्रवासियों में निराशा और हताशा की भावना आ जाती है, जिससे लोग अपराध और नशीली दवाओं के सेवन जैसी असामाजिक गतिविधियों के चुंगल में भी फंस जाते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये शहरों में इस प्रकार की चीजें तो होती ही हैं। ठीक है, तो ये कुछ नकारात्मक परिणाम है। किसी भी चीज का हो, सकारात्मक होगा तो उसका नकारात्मकता तो आएगी ही उसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग अब पर्यावरणीय परिणाम, कैसे परिणाम देखेंगे बच्चे, पर्यावरणीय परिणामों पे हम लोग चर्चा करें। ठीक है, तो गांव से नगरों की ओर प्रवास के कारण नगरों में भीड़ भाड़ बढ़ जाती है। ठीक है, पर्यावरणीय परिणाम है। भौतिक और सामाजिक ढांचे, सुविधाओं पर भारी दबाव तथा बढ़ती जनसंख्या से यह कम पड़ने लगती है। ठीक है, नगरीय बस्तियों की अनियोजित व अनियंत्रित वृद्धि होने से जगह जगह मलिन बस्तियां बस जाती हैं। उदाहरण के लिए बंबई की धारावी बस्ती, जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक शोषण होने लगता है, जिसके कारण भू जल स्तर में गिरावट, वायु प्रदूषण, गंदे जल का निपटान, ठोस कचरे के प्रबंधन जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। कहां पर, शहरों के अंदर। ठीक है, नगरीय क्षेत्रों में क्रिकेट से अधिक निर्माण कार्य होने के कारण नगरीय क्षेत्रों का आसपास के ग्रामीण ठीक क्षेत्रों से अधिक तापमान हो जाता है, जिससे नगर उष्मा टापू, ठीक है, हीट आइलैंड हम लोगों को बनते हुए दिखाई देते हैं। तो बच्चे कुछ सकारात्मक हम लोगों को परिणाम, इसमें हम लोगों ने सकारात्मक परिणाम भी देखे उसके और नकारात्मक परिणाम भी देखे किसके, पर्यावरणीय परिणाम के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात करें स्त्रियों पर क्या प्रभाव पड़े, किसके प्रवास के स्त्रियों पे क्या प्रभाव पड़े बच्चे, इस पे और चर्चा कर लें। तो प्रवासों, ठीक है, पुरुषों के प्रवास के कारण पत्नियां अकेली पीछे छूट जाती हैं, जिससे उन पर, ठीक है, अतिरिक्त शारीरिक और मानसिक दबाव पड़ जाता है। ठीक है बच्चे, जब पुरुष क्या करता है बच्चे, प्रवास करता है कमाने के लिए, गांव से शहर की ओर आता है, तो जो महिला होती है ना, वो पत्नी जो होती है बच्चे, वो घर में अकेली पड़ जाती है, जिससे उसके शारीरिक और मानसिक क्या होता है, उस पर दबाव पड़ता है। ठीक है, दूसरा क्या है, तो शिक्षा और रोजगार के लिए स्त्रियों का प्रवास उन्हें स्वतंत्र और आर्थिक रूप से,
ठीक है, आत्मनिर्भर बनाता है, परंतु उसके शोषण के अवसर भी बढ़ जाते हैं। ठीक है बच्चे, जब स्त्री हम लोगों को प्रवास करते हुए दिखाई देती है, ठीक है, तो स्वतंत्र और आर्थिक रूप से तो सक्षम होती है, ठीक है, परंतु उसके शोषण के अवसर भी यहाँ पर बढ़ जाते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये हम लोगों ने बच्चे चर्चा की है किस पे, तो हम लोग जो प्रवास पे चर्चा कर रहे थे, किस पे बात कर रहे थे बच्चे, कि प्रवास के प्रकार, ठीक है बच्चे, उसके हम लोगों ने परिणाम देखे, ठीक है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है, कारण देखे। तो बच्चों एक ही वन शॉट में मैं आपके बीच में ये प्रवास को लेकर आया था। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। ठीक है बच्चे, आगे चलकर इसका हम लोग और भी चीजों को देखेंगे। ठीक है, भूगोल को मैं ही आगे चल के पूरा कंप्लीट कराऊंगा। फिर से दोहरा दूं आप लोगों को कि जो CUT 2023 का फर्स्ट बुक है, ठीक है बच्चे, वह अवनी सर ने भूगोल की समाप्त कर दी है। मैं अली सर आप लोगों के बीच में सेकंड बुक के चैप्टर लेकर आऊंगा। ये पहला चैप्टर हम लोगों का चल रहा है। एक एक वन शॉट में हम लोग जो आप लोगों की 12th क्लास के अंदर जिस प्रकार से उसने डिफाइन कर रखा था, उसी हिसाब से मैं आप लोगों के लिए वन शॉट लेकर आ रहा हूँ। ठीक है बच्चे, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।